इस वक्त क्रेमलिन से लेकर राजधानी कीव तक में हलचल तेज है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया। दावा ये कि दिसंबर तक रूस के 1 लाख से सैनिक मारे जाएंगे। इस दावे की सच्चाई के लिए यूक्रेन ने अब तक मारे गए रूस के सैनिकों का आंकड़ा भी जारी किया। इसके साथ ही रूस के सैनिकों के इस तरह मारे जाने के बाद मॉस्को में खलबली मच गई है। जिसकी लाल सेना की दुनिया में तूती बोलती है, जिस सेना ने शीत युद्ध के दौर में अमेरिका को हिला दिया, जिस सेना के कारनामे दुनिया भर में याद किए जाते हैं, वो सेना आज एक ऐसे देश से वॉर में हारती दिख रही है जिसके पास ना उसके समान सैनिक हैं, ना हथियार है। लेकिन जंग की जमीन पर दुश्मन से ज्यादा रूस की सेना मारी जा रही है। पुतिन की सेना पस्त है, त्रस्त है, लहूलुहान है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब रूस के सैनिकों का यूक्रेन आर्मी के सामने सरेंडर का वीडियो नहीं आता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनगिनत। क्रेमलिन में पुतिन जैसे बेहद ताकतवर नेता के लिए ये हालात बेचैनियों से भरे हैं। क्रेमलिन के दरवाजों के पीछे प्रेसिडेंट पुतिन इसी रूसी सेना के भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन खुद मानते हैं कि शक्ति है जिसके साथ जमाना देगा उसका साथ। और ये शक्ति पुतिन से छिनती दिख रही है। रूस की सेना कमजोर पड़ रही है। सही सुना आपने, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना रखने का दावा करने वाले रूस के पास यूक्रेन फ्रंट पर लड़ने के लिए सेना की संख्या कम पड़ रही है। आपके जेहन में तत्काल सवाल उठेगा कि क्या ये सच है? इस बात की तस्दीक होनी मुश्किल है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के अलग अलग दावे हैं कि जंग में पुतिन के कितने सैनिकों ने जान गंवाई। यूक्रेन का दावा है कि 89,000 रूसी सैनिक मारे गए। रूस का दावा है कि अब तक 6,000 उसके सैनिक मारे गए। लेकिन इन दोनों दावे से अलग एक रिपोर्ट कहती है कि 25 दिसंबर से पहले रूस की 1 लाख सेना यूक्रेन में मारी जा सकती है। वैसे रूस के 1 लाख सैनिकों के मारे जाने का दावा अमेरिकी मिलिट्री के जनरल मार्क मिले पिछले महीने ही कर चुके हैं। हालांकि रूस में कितने सैनिक युद्ध भूमि में खेत रहे, इसकी 100% रिपोर्ट फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन रूस की फौज के मौत के आंकड़े पुतिन की आंखों में उबाल भरने के लिए काफी हैं। लिहाजा पुतिन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। सेना में भर्ती जारी है, लेकिन कितनी? खबर है कि सेना में जो भर्ती किए जा रहे हैं उन्हें ओल्ड आर्मी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादातर की उम्र 45 साल से ऊपर की है। पिछले हफ्ते बताया गया कि पुतिन सेना में 20 लाख की भर्ती करना चाहते हैं, जिसमें से करीब 3 लाख की महिला ब्रिगेड बनेगी। उसके बाद खबर आई कि पुतिन सेना की तादाद बढ़ाने के लिए खूंखार कैदियों को भी सेना में शामिल कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से भी ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहाँ तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा, या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी।
9 महीने बीत जाने के बाद भी यूक्रेन सरेंडर के लिए तैयार नहीं है और इस बीच रूस को सेना की कमी होने लगी है। लेकिन अब सैनिकों की भर्ती के लिए पुतिन का नया प्लान क्या है, ये रिपोर्ट आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से अब सैनिकों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अब खबर आ रही है कि पुतिन अपनी सेना में फुटबॉल मैच के दौरान होड़दंग मचाने वाले नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। इन होड़दंगियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा जा सके, क्योंकि यूक्रेन में रूस की आर्मी की गत बन गई है। हर आजमाए हथियार मन मुताबिक कामयाबी पाने में नाकाम रहे हैं। न मिसाइलों की रफ्तार, न गोलों की हाहाकार, न अंधाधुंध फायरिंग की आवाज। यूक्रेन किसी भी तरह सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और इधर आलम यह है कि रूस को ही सेना की कमी होने लगी है। जंग जीतना तो दूर की बात, ये तथ्य चौंकाता भी है और रूस की आर्मी की स्ट्रेंथ के बारे में सोचने के लिए बाध्य भी करता है। पुतिन जिन्हें आर्मी में भर्ती कर रहे हैं, उन्हें रूस में फुटबॉल ठग कहा जाता है। ये लोग एयरबोर्न फोर्स के 106 गार्ड डिवीजन में रखे जाएंगे। इन लोगों को आप इस स्कल मास्क में मार्च करते हुए देख सकते हैं। रिपोर्ट में बात सामने आ रही है कि ये लोग मॉस्को से 125 किलोमीटर दूर टूला आर्सेनल फुटबॉल ग्रुप के समर्थक हैं। सेना में भर्ती के बाद इन सभी लोगों की पहचान छुपा कर रखी गई। रूस के पास कितनी सेना है? रूस की सेना यूक्रेन में नाकाम क्यों रही है? रूस की सेना इस लेवल पर क्यों मारी जा रही है? रूस की घटती सेना की संख्या को क्या समाज में उपद्रव करने वाले उपद्रवियों की भर्ती के भरोसे जंग जीती जा सकती है? हमने रूस की आर्मी की यूक्रेन में हार के कारणों की तलाश करने के लिए इंटरनेट पर मौजूद बहुत सी जानकारियां हासिल की। कई रिपोर्ट्स के फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई किया और जो बातें समझ में आई वो ये कि पुतिन तत्काल सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाते तो अभी तो ज़ेलेंस्की खेरसौन ही पहुंचे हैं। क्राइमिया पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन पुतिन ऐसा होने नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि तो फिर पुतिन रूसी सैनिकों की तादाद में इजाफा कैसे करेंगे? इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएं, उससे पहले रूस की सेना का गौरवशाली अतीत देख लीजिए। दशकों से रूस की सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में एक समझा जाता रहा है, एक परमाणु हथियार संपन्न सेना के तौर पर। दुनिया इस बात को हर समय याद रखे। इसके लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार सेना की परेड और सैन्य अभियान कराते रहते हैं। दस्तावेजों पर रूस की सशस्त्र सेना का दावा है कि उनके पास करीब 10 लाख सैनिक हैं। युद्ध के बाद 3 लाख और सैनिकों की बिल्कुल नई भर्ती की गई है और इसके बाद अब लगातार रूस में सैनिक भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। यूक्रेन में रूस की सेना और साजो सामान के नुकसान की ये पूरी डिटेल है कि यूक्रेन में पुतिन इतना खो चुके हैं कि अब बस नहीं हुआ तो रूस को लेने के देने पड़ सकते हैं। चौबीस फरवरी से अब तक रूस के सिर्फ 1,500 तो आर्मी अफसर मारे गए। मारे गए अफसरों में 160 जनरल और कर्नल थे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पुतिन की सेना पर पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क में बड़ा हमला हुआ है। इसका एक वीडियो भी अभी सामने आया है जिसमें रूस के सैनिकों को टारगेट करके बम गिराए गए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बखमूत की है। इससे पहले रूस की तरफ से दावा यह किया गया है कि उसने बखमूत के पास कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने पलटवार यहां तेज कर दिया है। जानकारों का दावा है कि पुतिन किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बिना जीत पांव पीछे खींचने का मतलब होगा दुनिया को मैसेज देना कि वो यूक्रेन से हार गए। लेकिन सैनिकों की कमी के बीच दावा यह किया जा रहा है कि अब सैनिकों को महज 1 या 2 महीने के ट्रेनिंग के बाद ही जंग के मैदान में भेजा जा रहा है। जनरल और कर्नल की कमांड में ही सैनिक युद्ध लड़ते हैं और उनकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, लिहाजा पुतिन नए सैनिक तो बहाल कर लेंगे, लेकिन उन्हें ऑर्डर देने वाले कर्नल और जनरल कहां से लाएंगे? सवाल ये उठ रहा है कि पुतिन को इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती की जरूरत क्यों पड़े? तो कहा जा रहा है
सीमा पर तैनाती योग्य रूसी सेना की ज्यादातर टुकड़ियों को यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर लिया गया है। कई एक्सपर्ट का तो यहां तक मानना है कि युद्ध का इतना लंबा खिंचना ये साबित करता है कि दुनिया ने रूसी सेना की ताकत के बारे में जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अनुमान लगाया था। रूसी सैन्य ताकत की स्थिति को इस बात से भी समझा जा सकता है कि मौजूदा समय में वहां किस तरह से लोगों को भर्ती किया जा रहा है और मोर्चे पर भेजा जा रहा है। पुतिन के पास विकल्प ना के बराबर है। पुतिन को यूक्रेन युद्ध से बाहर आना है, जल्दी आना है, लेकिन जीत कर, क्योंकि हमला उन्होंने किया है। और बिना जीत पांव खींचने का मतलब होगा दुनिया को मैसेज देना कि वो यूक्रेन से हार गए। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि मोर्चे पर बहुत से लोगों को खड़ा कर देने से रूस के लोगों की किसी भी समस्या का हल नहीं निकलने वाला। अच्छी तरह प्रशिक्षित और हथियारों से लैस भाड़े की सेना भी मनचाहा प्रभाव नहीं दिखा पाती। लिहाजा जरूरी है जो सेना पुतिन युद्ध के मोर्चे पर भेज रहे हो वो भेजे जाने से पहले अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो और उनके पास हथियार हो। फिलहाल इन सैनिकों को महज 1 या 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद ही भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि तमाम लोगों को बिना किसी प्रशिक्षण और हथियार के ही भेज दिया जा रहा है। सोचिए, इस परिस्थिति में रूस के ताजा भर्ती सैनिक यूक्रेन युद्ध में क्या वीरता दिखाएंगे। यही वजह है कि पुतिन पर सेना के भर्ती के दौरान कैनन फोडर के संगीन इल्जाम लग रहे हैं। मैरियम वेबस्टर के मुताबिक कैनन फॉडर का मतलब उन सैनिकों से है जो सबसे कमजोर होते हैं, जिन्हें केवल चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी युद्ध में दुश्मन देश की सेना को मारना जितना जरूरी है उतना ही खुद के सैनिकों को भी बचाना होता है। लेकिन कैनन फॉडर वो होते हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं होती है। लेकिन पुतिन को लगता है कि उन्हें अपने सैनिकों की परवाह है, बस उन्हें किसी भी कीमत पर यूक्रेन जंग में जीत चाहिए और इस रास्ते में रूस के सैनिकों का मरना तय है। अभी पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन गए सैनिकों की मां और पत्नियों से जो कहा उसे एक बार फिर से जरूर सुनना चाहिए। Я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, и по телефону говорил напрямую с ребятами прям. Но во всяком случае я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. खेरसौन की हार के बाद रूस की सेना का मोराल हाई नहीं है। रूस की सेना हर मोर्चे पर मात खा रही है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। ये हमले ना सिर्फ पुतिन की वॉर स्ट्रेटजी का सबूत देते हैं, बल्कि पुतिन की जीत के दावे को भी खोखला नहीं होने देते। रूस ने अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो कई एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन को ये दिन ही नहीं देखने पड़ते, क्योंकि पुतिन ने जंग के लिए कहा कि ये स्पेशल आर्मी ऑपरेशन है, युद्ध नहीं। और नतीजा हुआ कि बिल्कुल शुरुआत से ही अमेरिका से मांगे सैवलिन की प्रचंड मार से रूस के टैंक तबाह होने लगे और रूस के सैनिक उसमें झुलसने लगे। पुतिन शायद भूल कर बैठे कि यूक्रेन युद्ध घंटों, दिनों या महीनों में नहीं, सालों में जीता जा सकता है। नतीजा है कि रूस की सेना में भर्ती की गिनती भी स्लो होने वाली है, क्योंकि रूस का एक वर्ग पुतिन के युद्ध के फैसले के खिलाफ ही खड़ा है। दिख रहा है, जिसे सैनिक नहीं बनना, यूक्रेन के खिलाफ नहीं लड़ना। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। पुतिन की सेना पर पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में बड़ा हमला हुआ है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बखमूत इलाके में रूस के सैनिकों को टारगेट करके बम गिराए गए। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस के हमले तेज हो चुके हैं। रात के अंधेरे में मिसाइलों से हमले किए गए। इस दौरान एक 7 साल की बच्ची और उसके माता पिता को सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में रूस के सैनिक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शारातफ शहर के पास दर्जनों परमाणु रूसी लड़ाकू विमान इकट्ठे हुए हैं। यूक्रेन के सभी शहरों में हमले को लेकर एयर अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी समय यूक्रेन पर रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सैनिकों का रूस पर पलटवार तेज हो गया है। यूक्रेन का बड़ा बयान आया है। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने खेरसोन के सामने वाले गांव को खाली करा लिया है।
यूक्रेन में बिजली का संकट अभी भी बना हुआ है। कुछ ही जगहों पर बिजली की सप्लाई हो पा रही है। रूस के हमले में यूक्रेन का बिजली घर तबाह हो गया है। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन की मदद करके पश्चिमी देश युद्ध का हिस्सा बन रहे हैं। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली जारी है। रूस ने यूक्रेन के 50 सैनिकों को छोड़ा। रूस के एक स्टडी सेंटर का बड़ा दावा सामने आया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के फैसले का समर्थन कर रहे हैं रूसी लोग। हर 4 में से 1 रूसी नागरिक पुतिन का समर्थन करता है। यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने चीन से अपील की है। चीन से अपील ये की गई है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रूस को यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने के लिए कहे। और दिल्ली सरकार योगा टीचर को वेतन दे रही है। दिल्ली सरकार का दावा यह है कि उसने जनता से चंदा लेकर पैसा इकट्ठा किया है। उसके बाद 220 टीचर्स को वेतन दिया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए कार्यक्रम में टीचर्स को वेतन दिया गया। ये लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज चल रही हैं। जब तक ये वापस सरकारी सिस्टम में नहीं आती, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आ जानी चाहिए सरकारी सिस्टम के अंदर, तब तक हम हर महीने इसी तरह से डोनर्स के माध्यम से आप लोगों की सम्मान राशि देते रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा मेहनतार कल मैं एक RWA की मीटिंग में गया था। वहाँ एक महिला खड़ी हुई और उन्होंने कहा, जी जब आपका स्टेटमेंट आया था कि मैं आपका भाई हूँ और आपकी योगा क्लासेस किसी हालत में बंद नहीं होने दूंगा, और अगले दिन योगा क्लासेस शुरू हो गई, तो कहती है कि आई वॉज लिटरली इन टीयर्स कि इस तरह के काम भी सरकार में हो सकते हैं, इस तरह के काम भी राजनीति के अंदर हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हमने योगा क्लासेस कोई वोट के लिए किया है। हम ये वोट के लिए नहीं कर रहे, हम ये दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बन गई और मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ। अगर उनके घर में कोई बीमार होता है तो उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं दिल्ली वालों का भाई हूँ, मैं दिल्ली वालों का बेटा हूँ, तो मैं हर एक के परिवार का हिस्सा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। सो कल आप जब सवेरे अपनी अपनी क्लासेस में जाएं, तो एक तो ये मैसेज दे देना कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आपकी क्लासेस कभी बंद नहीं होने देंगे, किसी हालत में बंद नहीं होने देंगे। और दूसरा मैसेज ये कि आप सब लोग जिसको वोट डालना चाहें वोट डालें। हम आपको वोट डालने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहे कि हमारी क्लासेस में आओगे तो हमें ही वोट देने हैं। आप जिसको वोट डालना चाहें आप वोट डालें। ये काम हम वोट के लिए नहीं कर रहे, ये काम हम पुण्य के लिए कर रहे हैं। पुण्य का आज हमारे और इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हत्या के आरोपी आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट शुरू हो चुका है। तिहाड़ जेल में ये पोस्ट नार्को टेस्ट शुरू हो चुका है। जेल नंबर 4 के अंदर एफएसएल की टीम मौजूद है। केस की जांच कर रहे आईओ की मौजूदगी में आफ्ताब का ये पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए एफएसएल की टीम के 4 सदस्य तिहाड़ जेल में मौजूद हैं और पोस्ट नार्को टेस्ट अब शुरू हो चुका है। इससे पहले नार्को टेस्ट हुआ था जिसमें तमाम सवालों के जवाब आफ्ताब की तरफ से किए गए थे, लेकिन आज इस पोस्ट नार्को टेस्ट के जरिए क्रॉस चेक करने की कोशिश की जाएगी कि जो भी बेहोशी की हालत में आफ्ताब ने सवालों के जवाब दिए हैं क्या वो सही है या फिर एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि हाई रिस्क का कैदी भी बन चुका है आफ्ताब, जिस तरीके से हमला उस पर किया गया था, इसी वजह से तिहाड़ जेल में ही उसका पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा रहा है। नार्को टेस्ट कल होता है और आज हो रहा है पोस्ट नार्को टेस्ट, जिसमें वही सवाल एक बार फिर से आफ्ताब से पूछे जाएंगे जो कल पूछे गए। और आज इन सवालों का जवाब पूरे होशो हवास में आफ्ताब देने वाला है। नार्को टेस्ट के दौरान अधि बेहोशी की हालत होती है और उस दौरान कई सवाल पूछे जाते हैं। कल भी कुछ सवाल ऐसे पूछे गए जिनमें कई कड़ियां जुड़ती नजर आई। सबसे पहले कबूलनामा ये कि उसने ही श्रद्धा की जान ली है। दूसरा सबसे बड़ा कबूलनामा कि उसने किस तरीके से श्रद्धा के टुकड़े किए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भी अहमदाबाद में रोड शो है। शाम 4 बजे से पीएम का ये रोड शो शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में आज भी रोड शो हो रहा है। पहले
भद्रकाली मंदिर में पूजा करेंगे पीएम मोदी। उसके बाद शाही बाग से सरसपुर तक ये रोड शो होगा। शाम 4 बजे इस रोड शो की शुरुआत होगी। कल भव्य रोड शो अहमदाबाद से ही निकाला गया था। ऐतिहासिक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक का लंबा रोड शो दर्ज किया गया, 50 किलोमीटर लंबा। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से अहमदाबाद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। इसके साथ ही भद्रकाली मंदिर जाएंगे, वहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन शाम 4 बजे इस रोड शो की शुरुआत होगी आज एक बार फिर से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी एक रोड शो करने जा रहे हैं, जिसमें कई विधानसभाएं वो आज भी कवर कर लेंगे। और किस तरीके से गुजरात चुनाव की पूरी कमान नरेंद्र मोदी ने ही संभाल रखी है और उनके ही इर्द गिर्द घूमता हुआ पूरा चुनाव नजर आ रहा है। खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी, जहां पर मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अब हिरासत में लिया गया है। खुफिया एजेंसियां हैं और जो पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, उन्हें भी इनपुट मिले हैं कि 20 नवंबर के आसपास जो है वो गोल्डी बराड़ वहां पर डिटेन कर लिया गया है। न्यूज 18 इंडिया ने आज सबसे पहले प्रमुखता से खबर दिखाई है कि जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है वो कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया है। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी मिली है कि 20 नवंबर के आसपास उसे हिरासत में लिया गया था और इस दौरान उससे 2 बार वहां की पुलिस ने पूछताछ भी की है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज भी सबसे पहले देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने ही आपको इस बात की जानकारी दी कि गोल्डी बराड़ जो मुख्य आरोपी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, उसे वहां डिटेन किया गया। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई। हालांकि अब तक कैलिफोर्निया पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर कसा शिकंजा। अमेरिका में पकड़ा गया गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ की उल्टी गिनती शुरू। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हड़कंप मच गया था और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इस दौरान बार बार गैंगस्टर गोल्डी बराड़ इस बात का दावा करता रहा कि उसके इशारे पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, जिसके बाद से देश की एजेंसी गोल्डी बराड़ को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गोल्डी बराड़ कनाडा में रहकर अपने गैंग को चलाता रहा, जिस वजह से उसे गिरफ्तार कर पाना मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब गोल्डी बराड़ पर शिकंजा कस चुका है और उसे हिरासत में ले लिया गया। दावा किया जा रहा है कि कैलिफोर्निया पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद वो छटपटाने लगा है। गोल्डी बराड़ को डर है कि कहीं उसे भारतीय एजेंसियों के हवाले न कर दिया जाए। दावा किया गया है कि 20 नवंबर को पुलिस ने गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिया। कैलिफोर्निया पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। कनाडा छोड़कर कैलिफोर्निया को गोल्डी बराड़ ने अपना नया ठिकाना बनाया था। इससे पहले कनाडा में ट्रक ड्राइवर बनकर रह रहा था गोल्डी बराड़। लंबे वक्त से गोल्डी बराड़ कनाडा में रह रहा था और वहीं रहकर वो अपने गैंग को चला रहा था। पंजाब और उसके आसपास के कई राज्यों में गोल्डी बराड़ के गुर्गों ने कई वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद खुद गोल्डी बराड़ दहशत में आ गया था। दावा किया जा रहा है कि जिस देश में गोल्डी बराड़ रहा, जहां से बैठकर वो अपराध का साम्राज्य चलाता रहा, उसी देश में उसे खतरा महसूस होने लगा था। क्योंकि कनाडा में सिद्धू मूसेवाला के फैंस की तादाद अच्छी खासी है, तो वहीं मूसेवाला की हत्या के बाद बम्बिया गैंग की रेडार पर भी गोल्डी बराड़ आ गया था। गोल्डी बराड़ को डर सताने लगा था कहीं उसका काम तमाम न कर दे, इसलिए गोल्डी बराड़ ने अपना ठिकाना बदल लिया।
कैलिफोर्निया में बनाया नया ठिकाना, अलग अलग शहरों में बनाया सेफ हाउस, मूसेवाला हत्याकांड के बाद छोड़ दिया कनाडा। कैलिफोर्निया के कई शहरों में उसने अपने सेफ हाउस बना रखे थे। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि गोल्डी बरार ने कैलिफोर्निया में राजनीतिक शरण पाने के लिए अपील भी की थी, जिससे अगर वो आगे जाकर कभी गिरफ्तार होता है तो उसे भारत न भेजा जाए। लेकिन अपने मंसूबों में गोल्डी बरार कामयाब हो पाता उससे पहले ही उसे हिरासत में ले लिया गया, जहां गोल्डी बरार अब छटपटा रहा है। हिरासत में आने के बाद गोल्डी बरार ने 2 वकीलों से भी मदद मांगी है, लेकिन उसके काले कारनामों को देखते हुए एक वकील ने साफ तौर पर केस लड़ने से इनकार कर दिया। फिलहाल गोल्डी बरार का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है, क्योंकि अब तक वो कनाडा में खुलेआम घूमता था और वहीं बैठकर अपने गुर्गों को आदेश दिया करता था, और फिर गोल्डी बरार के एक इशारे पर उसके गुर्गे पंजाब में बड़ी वारदातों को अंजाम दे दिया करते थे। लेकिन अब गोल्डी बरार न सिर्फ पुलिस हिरासत में है, बल्कि उसके एक एक गुनाह का हिसाब होने वाला है। तो हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने सबसे पहले इस बाबत जानकारी दी, वो हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, उनको कर लेते हैं। आनंद, ऐसा नहीं है कि इसने कोशिशें नहीं की, साजिश नहीं रची, राजनीतिक शरण ये कैलिफोर्निया में लेना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कर पाया और उसे अब वहां डिटेन कर लिया गया। जी देखिए, बिल्कुल सपना न्यूज 18 इंडिया की खबर पर सरकारी मुहर भी लगी है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि हाँ बिल्कुल जो गोल्डी बरार है उसे कैलिफोर्निया में डिटेन कर लिया गया है और लगातार पंजाब सरकार जो है वो कैलिफोर्निया की सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द जो है गोल्डी बरार को भारत लाया जाए। अगर गोल्डी बरार को डिपोर्ट किया जाता है तो बहुत जल्द संभावना है कि गोल्डी बरार भारत पहुंच सकता है। दिल्ली के एयरपोर्ट पर उसको ऑफिशियली गिरफ्तार किया जाएगा और फिर देखना होगा कि सीबीआई से रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ है तो क्या सीबीआई उसकी ऑफिशियल गिरफ्तारी डालती है या एनआईए के सुपुर्द किया जाता है। लेकिन जिस तरह से न्यूज 18 इंडिया लगातार इस खबर पर सारे अपडेट दे रहा है कि